गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है समुद्र मंथन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, जिसका नाम है समुद्र मंथन। 84,000 करोड़ 84 करोड़ की ये स्कीम होगी ताकि ऑफशोर ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो एक्सेलरेट हो सके। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और 88% जो हम अपनी रिक्वायरमेंट है उसे इम्पोर्ट करते हैं। जब भी जियोपॉलिटिकल कोई डिस्ट्रप्शन होती है तो इंडिया जो है उसकी सप्लाई जो है वो वल्नरेबल हो जाती है और प्राइस वॉलेटिलिटी हो जाती है। तो इसीलिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली जा रही है अगले 5 साल के लिए, ताकि इंडिया अपने वास्ट ऑफशोर एनर्जी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके। इसके लिए लार्ज स्केल एक्विजिशन होगा, प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन होगा हाई क्वालिटी सेस्मिक डेटा की, डेवलपमेंट होगी कॉमन ऑफशोर प्रोडक्शन और इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इसमें ड्रिलिंग के लिए 60 एक्सप्लोरेशन वेल्स के लिए दिया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस अप टू 50% जो है कॉस्ट होगी, या फिर 675 करोड़ रुपीज़ जो भी कम होगा। लार्ज स्केल एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन होगी हाई क्वालिटी सेस्मिक डेटा की, डेवलपमेंट होगी शेयर्ड ऑफशोर प्रोडक्शन और इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, एस्टैब्लिशमेंट होगी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब्स की। स्कीम का एम है कि कैटलाइज हो सके ओवर 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, इंक्रीज़ हो सके डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, एक्सपैंड हो सके इंडिया का हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बेस 1600 MTOE से 2200 MTOE। ओके, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स आए इस सेक्टर में। तो स्कीम की प्रायोरिटी रहेगी कि 4 जो हमारे मेजर बेसिन्स हैं ऑफशोर बेसिन्स, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, महानदी, अंडमान ऑफशोर रीजन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल है, उन्हें सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाए। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन भी की जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें बहुत ही हाई ड्रिलिंग कॉस्ट होती है, लॉन्ग जस्टेशन पीरियड होता है। तो एक तरह से जब गवर्नमेंट रिस्क शेयरिंग अप्रोच लेकर आ रही है तो गवर्नमेंट जो है एनकरेज कर रही है ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट अपस्ट्रीम कंपनीज। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? लोअर डिपेंडेंस रहेगी हमारी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। लगभग एनुअल सेविंग्स होंगी 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट एक्सपेंडिचर में। डेवलपमेंट होगी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की फॉर ऑफशोर इक्विपमेंट। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं? हाई जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी है, एक्सप्लोरेशन के फेलियर के रिस्क हैं, कैपिटल इंटेंसिव नेचर है ऑफशोर ड्रिलिंग का, एक्सटेंसिव सिस्मिक सर्वेज और एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग जो है उससे जो है जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी है, और ऑफ कोर्स ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो है उसमें जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगी। स्कीम जो है इम्प्रूव करेगी एक्सप्लोरेशन को प्रीवियसली अंडर एक्सप्लोर्ड ऑफशोर एरियाज़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। इंडियाज़ आईआईपी ग्रोथ हिट्स 23 मंथ हाई। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो आईआईपी ग्रोथ है वो 7.3% ईयर ऑन ईयर जो है वो हुई है जून 2026 में, जो हाईएस्ट रही है पिछले 23 महीनों की। आईआईपी ट्रैक करता है चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस इंडियन इंडस्ट्रीज़। इसमें कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एनर्जी, और हर तरह का डिफरेंट वेट दिया होता है हर सेक्टर को। प्रोडक्शन को मंथली ट्रैक किया जाता है, और इस बार अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसका लार्जेस्ट वेट है वो ही उसने ही ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ड्राइव की है, और वो ही ड्राइव करता भी है इनफैक्ट। और माइनिंग जो है वो बहुत पीछे रह गई है इस बार। ठीक है, तो जून 2026 में कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है वो पीछे रह गए हैं। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएट गुड्स में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो दिखा रही है कि रॉबस्ट स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कंज्यूमर गुड्स में परसिस्टेंटली वीक ग्रोथ हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक। वीक कंज्यूमर डिमांड जो है वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं है, बल्कि अर्बन इंडिया में भी है, मतलब हायर प्राइसेस की वजह से दोनों पर इफेक्ट आ रहा है। लेकिन जो कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैं वो गवर्नमेंट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अच्छी कर रही है तो इसलिए वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एआई मीट्स डिप्लोमेसी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिशंस जो अब्रॉड हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं एआई इनेबल्ड वीडियोस और डिजिटल टूल्स को एजुकेट करने के लिए और असिस्ट करने के लिए इंडियन डायस्पोरा को। तो सारथी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया म्यूनिक द्वारा, जिसमें एआई इनेबल्ड वीडियो अवेयरनेस सीरीज़ जो है वो एक वर्चुअल अवतार सारथी के थ्रू जो है वो डिसेमिनेट किया जाता है। तो सारथी जो है एड्रेस करता है कॉमन इश्यूज़ जो इंडियंस अब्रॉड फेस करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज़ करके एजुकेट और असिस्ट कर रही है रीजनल डायस्पोरा को। तो इनिशिएटिव कब ये शुरू किया गया है? 11th हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पीएम मोदी जो है उन्होंने 180 इंडियन इनवॉइस को एड्रेस किया। कहा कि इंडियन मिशंस जो है वो टेक्नोलॉजी का कम यूज़ कर रहे हैं डायस्पोरा के आउटरीच में,
ऑफिशियल्स ने कहा कि गवर्नमेंट एक ब्रॉडर एम्फेसिस लेकर आ रही है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर। इंडियन मिशन जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के भाषणी एआई प्लेटफॉर्म को, ताकि मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन गैप्स को एड्रेस किया जा सके। कई मिशंस ने कई तरह के चैटबॉट्स और डिजिटल असिस्टेंट्स को भी जो है वो डिप्लॉय किया है। करंट एम्फेसिस है कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को हम चैनलाइज करके आउटरीच को मल्टीप्लाई करें और स्टैंडर्ड टेक्स्ट की बजाय जो है वो विजुअल और इंटरेक्टिव फॉर्मेट्स में हम कम्युनिकेशन करें। इंडिया की जो रियल एआई अपॉर्चुनिटी है वो स्केल पर अप्लाई करने में डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को जो है अप्रूवल दिया है। ये एक स्कीम है डेवलप करने के लिए फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स को विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। ये जो है इसमें डेवलपमेंट की जाएगी 5000 मेगावाट्स ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स, जो कि को लोकेटेड होंगे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के साथ। ठीक है, ये एनहांस करेगा सोलर पीवी कैपेसिटी को कंट्री में 5000 मेगावाट्स के लेवल पर, जो कि अभी 700 मेगावाट्स ही है सिर्फ। ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी देगा गेनफुली यूटिलाइज करने के लिए एग्जिस्टिंग रेजर्वायर्स और इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स को। ये हेल्प करेगा रिडक्शन ऑफ अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कीम ऑफ वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्कीम जो है वेंचर कैपिटल फंड्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो इनेबल कर रहा है शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा, ताकि कंसेशनल फाइनेंस मिल सके SC एंटरप्रेन्योर्स को। और इसमें एक यूनिक फीचर होगा एडवांस करने का लोन्स फ्रॉम 10 lakhs to 15 crores। अब सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनली, ताकि प्रमोट हो सके एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स दी SC कम्युनिटी, और कंसेशनल फाइनेंस मिल सके SC एंटरप्रेन्योर्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके उनका, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो इनकी SC पॉपुलेशन में इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ने इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे उसको एक वेकअप कॉल बताया है। ये एक बायनियल इंडेक्स है जो कंट्रीज़ को रैंक करता है उनकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस पे। इसको येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का CIESIN जो है वो लॉन्च करता है या डेवलप करता है। 47 इंडिकेटर्स जो हैं अक्रॉस 12 इशू कैटेगरीज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। अब इसके हाइलाइट्स देखें हम तो टॉप 5 कंट्रीज़ एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, UK, फिनलैंड, नीदरलैंड्स जो हैं उनके टॉप रैंक आए हैं। इंडिया का 176 रैंक आया है आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। ये टॉपिक आपके एनवायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडिजिनसली डेवलप्ड एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। एक स्पेशलाइज्ड डीजल फ्यूल है जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में ऑपरेट करने के लिए रेडी है, और इवन -42 डिग्री सेल्सियस में भी ये यूजेबल रहता है। ठीक है, इंडियन आर्मी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। इसे BS6 कंप्लाइंट भी है। ये इसका वाइडर सिविलियन यूज़ भी है हाई ऑल्टीट्यूड और सिवियर विंटर रीजन्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली कंक्लूड की है वीक लॉन्ग एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 एट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, ये एक हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। ये थर्ड रेंज है और जो कि एक सीरीज़ ऑफ IAF है, थर्ड एडिशन है ये ऑफ सीरीज़ ऑफ IAF एक्सरसाइजेज जो कि रोटरी विंग काउंटर ड्रोन वर्क पर फोकस्ड है। हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने टैक्टिकल मिशंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, बैटलफील्ड सपोर्ट, रिकॉनेसेंस ये सब किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नथुला पास। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया और चाइना जो है वो कोविड के बाद जो सस्पेंड हुआ था वो रिज्यूम हो चुका है नथुला पास के थ्रू। ये एक माउंटेन पास है हिमालयाज़ में, सिक्किम में, कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत के साथ, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है यहाँ पर इन द वर्ल्ड। और इसको 1962 के बाद जो है नथुला को सील कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे रीओपन किया गया। इसके थ्रू जो है वो मोस्टली सिल्क, क्लोथ्स, याक हेयर, टेल ये सब जो है ट्रेड होता है। सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है इस पास में विजिट कर सकते हैं, वो भी जब उनको परमिट मिला हो गैंगटॉक से। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Samudra Manthan. This topic is important for economy section. Union Cabinet has approved the National Offshore Exploration Scheme titled Samudra Manthan
with an outlay of 84,084 crore rupees for implementation until financial year 2030-31. The scheme aims to accelerate offshore oil and natural gas exploration, and it is that India is the third largest consumer of crude oil, and about 88% of crude oil requirements are met through imports. Geopolitical disruptions like the West Asia crisis expose India to supply and price volatility. So this scheme is a central sector scheme of Ministry of Petroleum and Natural Gas, and it is aimed to unlock India's vast offshore energy potential. It provides for large-scale acquisition, processing, and interpretation of high-quality seismic data. It involves development of common offshore production and evacuation infrastructure. So, financial support for drilling 60 exploration wells with the government assistance of up to 50% of the eligible drilling cost, or 675 crore rupees per well, whichever is lower, will be given. Large scale acquisition, processing, and interpretation of high quality seismic data will be there. Development of shared offshore production and evacuation infrastructure to facilitate commercial production from discovered hydrocarbon reserves will be done. Establishment of integrated manufacturing and service hubs to promote domestic manufacturing will be made. Okay, so the aim is to catalyze over 600 million metric tons of oil equivalent in additional reserves, increase domestic hydrocarbon production, expand India's hydrocarbon resource base, attract substantial investments. Okay, the scheme prioritizes exploration in frontier offshore basins, including Krishna Godavari Basin, Kaveri Basin, Mahanadi Basin, Andaman offshore region. These regions are believed to possess significant untapped hydrocarbon potential, but they require advanced technology and large capital investments. So, deep water exploration is characterized by extremely high drilling costs, long gestation periods. So, therefore, government is adopting a risk-sharing approach, whereby it will encourage greater participation by public and private upstream companies. So, what will be the benefits? Lower dependence on imported crude oil and natural gas, annual savings of about 1 lakh crore in import expenditure, development of indigenous manufacturing ecosystem for offshore equipment. But there is high geological uncertainty and exploration failure risks, capital intensive nature of offshore drilling, extensive seismic surveys and exploratory drilling will reduce geological uncertainty. Scheme could also improve exploration in previously unexplored offshore areas. Okay. So the next topic is India's IIP growth hits 23-month high. This topic is important for your economy section. So India's IIP grew 7.3% year on year in June 2026. That is its highest in 23 months. What is the IIP? It tracks changes in the volume of production across Indian industries. It selects a basket of industrial products spanning manufacturing, mining, energy, and assigns different weights to each sector to build a composite index. Production is tracked monthly compared with the same month in previous year to gauge industrial health. So manufacturing with the largest weight drove overall growth, while mining lagged significantly behind. So in June 2026, capital goods and intermediate goods posted the strongest growth, while consumer non-durables lagged well behind. So capital infrastructure and intermediate goods have shown strong sustained growth, and consumer goods have shown persistently weak growth. And this weak consumer demand persists in both rural and urban India because of higher prices. Strong capital or infrastructure goods growth aligns with government's infrastructure spending. Okay. So the next topic is AI meets diplomacy. This topic is important for your science and tech section. Indian missions abroad are increasingly deploying AI-enabled videos and digital tools to educate and assist the Indian diaspora. So the Consulate General of India in Munich launched the AI-enabled video awareness series featuring a virtual avatar named Sarthi a month ago, and this addresses common issues faced by Indians abroad. Officials are describing the goal as leveraging artificial intelligence and modern digital communication tools to educate and assist the regional diaspora. This initiative is emerging from brainstorming at the 11th Heads of Missions Conference held in April 2026, and PM Modi addressed over 180 Indian envoys at that conference. Indian missions were lagging in using technology for diaspora outreach, and officials linked the initiative to government's broader emphasis on citizen-centric governance. So Indian missions are integrating the government's Bhashini AI platform to bridge multilingual communication gaps. Several missions have deployed chatbots and digital assistants over the recent years. The current emphasis is on channelizing these platforms to multiply outreach and shift messaging from standard text replies to more visual and interactive formats. And India's real opportunity lies in applying this at scale. Okay. So the next topic is Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana. This topic is important for your economy section. Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana,
which is a scheme for the development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. It envisages the development of 5,000 megawatts of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems. This would enhance the floating solar PV capacity in the country by 5,000 megawatts, which is presently around 700 megawatts only. It would provide an opportunity to gainfully utilize existing reservoirs and industrial ponds. It would help in the reduction of around 10 million tons of CO2 emissions. Okay. So the next topic is scheme of venture capital fund for scheduled castes. This topic is again important for economy section. So this scheme is enabling scheduled caste entrepreneurs to establish technology-driven manufacturing enterprises. This was launched in 2014-15 by the Ministry of Social Justice and Empowerment to provide concessional finance to SC entrepreneurs. It has a unique feature of advancing loans from 10 lakhs to 15 crore rupees. This is a social sector initiative to be implemented nationally in order to promote entrepreneurship amongst the NC community, and it will provide concessional finance to the SC entrepreneurs, increase financial inclusion for them, develop SC entrepreneurs economically, and enhance the direct and indirect employment generation for SC population in India. Okay. So the next topic is Environmental Performance Index. This topic is important for your environment section. So experts have called India's ranking in Global Environmental Performance Index as a wake-up call which cannot be ignored any longer. So this is a biennial index which ranks countries on their environmental performance. So it is a data-driven global benchmark developed by the Yale Center for Environmental Law and Policy, Columbia University's CIE SIN. It includes 47 indicators across 12 issue categories. Okay, so the top 5 countries include Estonia, Luxembourg, UK, Finland, and Netherlands. India is ranked 176th out of 177 evaluated countries. So the next topic is extreme weather grade diesel. This topic is again important for your environment section. Recently, the Chief of Army Staff has launched the indigenously developed extreme weather grade diesel in New Delhi. It's a specialized diesel fuel developed for operations in extremely low temperatures. It is designed to remain usable at temperatures as low as minus 42 degrees Celsius. It is developed jointly by the Indian Army and oil marketing companies. It is also compliant with BS6 emission standards, and it has also wider civilian use in high altitude and severe winter regions. So the next topic is exercise rotor clap 3. This topic is important for your security section. Indian Air Force has recently concluded the week-long exercise rotor clap 3 at Pokhran Field Firing Range in Rajasthan's Jaisalmer district. So it's a specialized helicopter exercise conducted by Indian Air Force. So Pokhran Field Firing Range at Rajasthan's Jaisalmer district is the location. This is the third edition of the series of IAF exercises which has been built around rotary wing counter drone work. Helicopters carried out a series of tactical missions including precision strikes, battlefield support, reconnaissance, etc. Okay. So the next topic is Nathula Pass. This topic is important for your economy section. Border trade via Nathula Pass, which had remained suspended for 6 years due to COVID-19 pandemic and India-China border tensions, resumed recently. So it's a mountain pass in Sikkim region of Himalayas. It connects the Indian state of Sikkim with Tibet region. It is also having one of the highest motorable roads in the world. It was sealed by India after 1962 war, but it was reopened in 2006 by numerous bilateral trade agreements between India and China. And the traded items are limited and include silk, clothes, yak hair, and tail. Only citizens of India can visit this pass, and then only after obtaining a permit in Gangtok. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.